हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलेफिशा। आप सभी को पता है कि मैं आपको बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 के पॉलिटिकल साइंस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। उसका यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर सी है। आप सभी को पता है हम लोग यूनिट वाइज कर रहे हैं। ये यूनिट नंबर 1 चल रहा है और यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर सी है। यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर सी का मतलब हमारी यूनिट में ABCD 4 चैप्टर हैं और उन्होंने ABCD डाल रखा है उस पर, तो हमारा सी ही चल रहा है अभी। उसके बाद में डी आएगा, फिर हमारी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये यूनिट। इस चैप्टर का नाम है संरचनात्मक दृष्टिकोण, विश्व प्रणाली दृष्टिकोण और निर्भरता। अब हम इसमें इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि संरचनात्मक दृष्टिकोण क्या होता है, विश्व प्रणाली दृष्टिकोण क्या होता है और निर्भरता क्या होता है। इस चैप्टर के बारे में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ इन्होंने चैप्टर का परिचय दे रखा है कि हम पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। ये हमारे चैप्टर का परिचय है। चाहें तो आप पढ़ सकते हैं इसको पढ़ने से हमें ये मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि हम इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या चीज़ हमें पढ़नी है और कैसे हमें पढ़नी है, किस दृष्टिकोण में हमें पढ़नी है, ये हमें पता चल जाएगा इस परिचय को देखकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमें दे रखा है मार्क्सवाद का सिद्धांतिक रूपरेखा। जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण होता है हम इसको इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पता है ना मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या होता है, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उसकी सिद्धांतिक रूपरेखा जो कैसे है रूपरेखा, उसकी सिद्धांतिक रूपरेखा हम उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये यहाँ भी मार्क्सवादी सिद्धांतिक रूपरेखा है। मार्क्सवादियों की सिद्धांतिक रूपरेखा, ये सभी पूरी उन्होंने मार्क्सवादियों की सिद्धांतिक रूपरेखा दे रखी है। ये आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि पता है ना एग्ज़ाम ऑफलाइन है इस बार आप लोगों के, तो अच्छे से पढ़िएगा ताकि अच्छे नंबर आएँ। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ भी ये इस पेज पर भी उन्होंने मार्क्सवादियों की सैद्धांतिक रूपरेखा के बारे में भी बता रखा है कि उनकी रूपरेखा कैसी है, वो कैसे हैं, कैसे पता चलता है ये मार्क्सवादी हैं। जैसे उदारवादियों का पता चलता है और जो यथार्थवादी हैं उनका पता चलता है, तो मार्क्सवादियों का कैसे पता चलता है, ये उसी के बारे में है। यहाँ देखिए, यहाँ भी मार्क्सवादियों की सैद्धांतिक रूपरेखा है। यहाँ तक उनकी मार्क्सवादियों की सैद्धांतिक रूपरेखा के बारे में बताया गया है। चलिए मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ कहाँ से कहाँ तक है। ये रहा, यहाँ से मार्क्सवादियों की सैद्धांतिक रूपरेखा स्टार्ट होती है। यहाँ इन्होंने हेडिंग डाल के यहाँ से वो स्टार्ट करते हैं और यहाँ से ये पेज नंबर 1 2 3 तक उन्होंने, यहाँ तक ये लास्ट है मार्क्सवादी सिद्धांतों की रूपरेखा के बारे में उन्होंने यहाँ तक बता रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादियों का उदय। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादियों का कैसे उदय हुआ, क्या समझते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से मार्क्सवादियों का कैसा रिलेशन है। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था उदारवादियों का और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उदारवादियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ा था कि उनका संबंध कैसा है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसा सोचते हैं, उनकी क्या सोच है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उदारवादियों की। और हमने यही मार्क्सवादियों की भी पढ़ी थी। मार्क्सवादियों की हम यही चीज़ पढ़ेंगे यहाँ। वो मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे उनके संबंध हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर को सही समझते हैं, बुरा समझते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उदय में कैसे उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उदय हुआ, ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ दे रखी हैं। आप अच्छे से पढ़ना है इसको ताकि सही से समझ में आ जाए। मैं आपको PPT भी प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है उन्होंने। यहाँ से शुरू है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मार्क्सवादी उदय और ये यहाँ तक पूरा है, ये यहाँ कंप्लीट होता है। और देखते हैं यहाँ क्या दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में मार्क्सवादी दृष्टिकोण। अब ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो कैसे हैं,
यहाँ हमने ये देखा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवाद का उदय। यहाँ हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवाद का उदय देखा कि कैसे उसका उदय हुआ मार्क्सवाद का अंतर्राष्ट्रीय संबंध के साथ। अब यहाँ हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में मार्क्सवादियों का दृष्टिकोण। यहाँ हम मार्क्सवादियों का दृष्टिकोण देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में। यहाँ ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम मार्क्सवादियों के दृष्टिकोण देख रहे हैं। उसके नीचे विश्व व्यवस्था सिद्धांत, यहाँ उन्होंने एक सिद्धांत दे रखा है विश्व व्यवस्था सिद्धांत, इसके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा। अब अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ उन्होंने ये नेक्स्ट हेडिंग दे रखी है विश्व व्यवस्था सिद्धांत की समझ। यहाँ ये समझ दे रखी है और उससे पहले विश्व व्यवस्था सिद्धांत के बारे में इन्होंने बता रखा था जो विश्व व्यवस्था सिद्धांत है। अब उसी की इन्होंने आगे समझ के बारे में बता रखा है कि उसकी समझ कैसी है मार्क्सवादियों के दृष्टिकोण में। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने ये पॉइंट वाइज कुछ पॉइंट दे रखे हैं। छोटी प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, विश्व अर्थव्यवस्था अथवा वैश्विक पूंजीवादी प्रणाली। यहाँ ये 3 प्रणालियों के बारे में दे रखा है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तीनों प्रणालियों के बारे में पूछ सकते हैं। अब है केंद्र। केंद्र क्या है? मार्क्सवादी केंद्र किसे मानते हैं? केंद्र मानते हैं जो शक्तिशाली देश हैं उन्हें केंद्र मानते हैं। सपोज कीजिए पूरी पृथ्वी को, पूरे विश्व को उन्होंने गोला मान लिया। गोले का जो केंद्र है, केंद्र कौन है? शक्तिशाली देश जिन्होंने पहले कभी ना कभी किसी ना किसी पे राज किया हो। जैसे हमारे ऊपर राज किया था, किन्होंने किया था? ब्रिटेन ने किया था। जो इंग्लैंड वाले थे उन्होंने हमारे ऊपर राज किया था। तो ये लोग जो हैं ये केंद्र में आते हैं क्योंकि ये शक्तिशाली हैं। ब्रिटेन हुआ, इंग्लैंड हुआ, इन्होंने कहीं ना कहीं शासन ज़रूर किया है, तो ये लोग केंद्र के रूप में आते हैं क्योंकि ये विकसित देश हैं ऑलरेडी। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये दे रखा है परिधि। परिधि के अंदर कौन लोग आते हैं और अर्ध परिधि के अंदर कौन आते हैं? इसमें आते हैं जैसे कि जो विकासशील देश हैं, जो विकसित नहीं हो पाए, जैसे कि भारत अभी भी विकासशील है और कुछ लोग हैं पिछड़े हुए देश, तो उन लोगों को ऐसे कैटेगरी वाइज इन्होंने 3 कैटेगरियों में बांटा है। ठीक है, आप ये पूरा पढ़ लीजिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने यहाँ दे रखा है यहाँ इन्होंने दे रखा है ग्रामशीवाद। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ताकि अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप अच्छे से जवाब दे पाएँ। और इसके कुछ पॉइंट दे रखे हैं उन्होंने। ये उसी के पॉइंट हैं जो ये एक पॉइंट यहाँ दे रखा है, एक पॉइंट यहाँ दे रखा है, बल प्रयोग, ये सारे उनके मतलब पॉइंट हैं। ठीक है, 1 बाय 1 ये इन्होंने पॉइंट दे रखा है। अब आलोचनात्मक सिद्धांत। यहाँ इन्होंने आलोचनात्मक सिद्धांत के बारे में बताया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आलोचनात्मक सिद्धांत का मतलब किसी की आलोचना करना, बस बुराई निकालना नहीं है। बुराई को कैसे ठीक किया जाए, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं या क्या सल्यूशन होते हैं, वो भी बताना होता है आलोचनात्मक सिद्धांत में। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने पूरे चैप्टर का, ये एक का नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये उन्होंने बस ऐसे ही टॉपिक नहीं दे रखा है, ये पूरे चैप्टर का उन्होंने आलोचनात्मक सिद्धांत दे रखा है। ठीक है, जो मार्क्सवादियों के अकॉर्डिंग है ये आलोचनात्मक सिद्धांत। ओके, आप इसको पढ़ लीजिएगा और देखते हैं ये कहाँ तक है। ये यहाँ तक है आलोचनात्मक सिद्धांत, ये यहाँ दे रखा है, ये यहाँ से, मतलब ये स्टार्ट जो होता है वो यहाँ से होता है, यहाँ से स्टार्ट है आलोचनात्मक सिद्धांत, और जो इसका एंड है वो यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक, ये इसका मतलब वहाँ से पिछले वाले पेज से यहाँ तक इसका एंड है आलोचनात्मक सिद्धांत का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नव मार्क्सवाद। यहाँ हम नव मार्क्सवाद के बारे में पढ़ते हैं। नव मार्क्सवाद का मतलब है जो नए मार्क्सवादी हैं वो क्या सोचते हैं इस बारे में। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ चुके हैं नव उदारवाद, नव यथार्थवाद, उसी
उसी से रिलेटेड करके देखिए। पिछले चैप्टर जो आपने पढ़े हैं, रिलेट करके कोशिश कीजिए कि रिलेट करके पढ़ें, ताकि रिलेट करके पढ़ने में ईजी होता है। रिलेट करके पढ़ते हैं तो आसानी से हमें चीज़ें समझ में आती हैं। तो नवमार्क्सवाद है, इसी के कुछ पॉइंट दे रखे हैं 1 2 3, या पढ़ लीजिएगा पूरा। अगर आप पूरा पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट हो सकता है और पेपर में पूछा जा सकता है आप लोगों के। चलिए आगे देखते हैं, ये कहाँ तक है। नव मार्क्सवाद जो है वो यहाँ तक ख़त्म है। कहाँ से शुरू है? वो यहाँ से शुरू है, यहाँ से और यहाँ तक पूरा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ इन्होंने चैप्टर का निष्कर्ष दे रखा है। यहाँ चैप्टर का निष्कर्ष आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ पूरा चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो निष्कर्ष की आवश्यकता ही नहीं है, उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से उसको रीड कर लें, अच्छे से समझ लें उसे, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने संदर्भ सूची दे रखी है यहाँ, अगर आप चाहें तो पढ़ें, अदरवाइज़ इसकी कोई नीड नहीं है। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई इम्पॉर्टेंट थिंग नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। ये यहाँ तक है। मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिएगा, वरना आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and comment this video. Okay, like, share and comment. Thank you so much. Thank you so much for watching my video. Bye bye.